friends, myself Santosh Singh. Today we will discuss about Housing Society account and audit as per bylaws and the MCS Act 81 and 82. दोस्तों, हाउसिंग सोसाइटीज का अकाउंट और ऑडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि बहुत सारी स्मॉल सोसाइटी कैन से द नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन 30 टू 50 जहाँ पे प्रॉपरली होता नहीं, कहीं कहीं पर तो 2 साल 3 साल। Even one of the society from Mumbai, I got the call from audit for the 15 years. एंड जब भी मैं उनको बोला कि आपके पास 15 इयर्स के रिकॉर्ड्स हैं, ऑल द बिल्स, वाउचर्स, मेंबर्स रिसीट, तो वो बोलते हैं वो भी नहीं है। तो अब आप सोचो आज उनको ऑडिट की याद आई है 15 साल के बाद में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे स्मॉल मेंबर मीन्स 15-20 फ्लैट है या तो अप टू 30-40, तो दे डोंट केयर अबाउट देयर हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो अकाउंट्स है, ऑडिट्स है, प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, lack of knowledge. And in one of the my events, one chairman asking the question, सर सोसाइटी हमारा है तो हमें अकाउंट क्यों करना है, 2000 रुपए पर मंथ क्यों अकाउंट को देने का है, ऑडिटर को फीस क्यों देना है। तो दोस्तों ऐसे जहाँ पे मेंटालिटी के लोग हैं वहाँ पे तो आप आंसर ही नहीं दे पाएंगे कि क्यों करना है। जब भी वो ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं और उनका चालान कटता है तभी उनको याद आता है कि हाँ कायदा कानून भी है। तो इन द सेम वे जब कोई मेंबर उनको कंप्लेंट करेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनको नोटिस आएगा, तब उनको मालूम पड़ेगा कि हाउसिंग सोसाइटीज का अकाउंट एंड ऑडिट हर एक साल टाइम पे करना है, एजीएम में हमें सारा रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा एमसीएस एक्ट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज हैं अभी जहाँ पे प्रॉपरली अकाउंट और ऑडिट मेंटेन नहीं होता है और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि थोड़ा-सा नॉलेज और अवेयरनेस हमारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में मेंबर्स रहते हैं, फ्लैट्स में मेंबर्स रहते हैं, उनको थोड़ी जानकारी हो कि हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का अकाउंट्स, ऑडिट हर एक साल होना चाहिए। एज़ पर द लॉ अगर नहीं करते हैं तो वो ऑफेंस भी है और आपकी कमिटी के ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो दोस्तों अकाउंट्स करना क्यों है, अकाउंट्स होता क्यों है? सबसे पहले थोड़ी-सी जानकारी उसके बारे में ले लेते हैं कि दोस्तों जैसे आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के कमिटी मेंबर हैं, तो यू आर लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर टू योर हाउसिंग सोसाइटी। यू आर प्रोवाइडिंग द रिलेटेड टू एनी मेंटेनेंस वर्क, एनी हाउसकीपिंग वर्क, सिक्योरिटी वर्क, क्लीनिंग वर्क, गार्डनिंग वर्क, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक दैट। एंड जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो बैंक ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। सोसाइटी का बैंक अकाउंट है, वो ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। अब वो ट्रांज़ैक्शन प्रॉपरली जब तक रिकॉर्ड नहीं होएँगे, प्रॉपर लेजर में रिकॉर्ड नहीं होएँगे, तब तक आपके पास कुछ हिसाब-किताब नहीं होगा। कौन से एक्स लेजर में कितना साल में खर्चा हुआ, आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर का आप प्लान कैसे कर पाओगे? यही चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका जब फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो सोसाइटी मेंटेन कैसे करेंगे? अब बजट नहीं आपके पास है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, कितना अमाउंट लगेगा, करंट हमारा सिचुएशन क्या है, एज़ ऑन बैलेंस शीट में मालूम ही नहीं है। तो आप सोचो आप कहाँ पे हो? तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं अकाउंट का जो बेस है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो दोस्तों एज लाइक अ स्क्रीन यू कैन सी, यू कैन थिंक अकाउंटिंग एज अ बिग मशीन दैट यू पुट द financial information records of all your business transaction into it, and then it tells you a story about financial state of your business। मतलब जब भी आपके जो भी फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, उसका जो भी रहा है, बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, ट्रांज़ैक्शन डिटेल है, जब भी आप उसको प्रॉपर एंट्री करोगे, तो एक फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट होगा, जिसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ओके, रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जनरेट होंगी। जब वो आपके सामने प्रेज़ेंट होगा, तब आपको एक्चुअल फिगर पता चलेगा, साल भर का हमारा खर्चा क्या है। अ, हम प्रॉफ़िट में हैं कि लॉस में हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग का फ़ायदा है। जैसे नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बिज़नेस रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेंडर्स एंड डिफरेंस एक्सपेंस लेजर, मेंबर फ्लैट स्टेटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस एंड मेंबर ट्रस्ट इन द मैनेजिंग कमिटी। तो दोस्तों जब तक आप अकाउंट नहीं करोगे, तब तक हो सकता है कि बहुत सारे आपकी सोसाइटीज़ में डिफ़ॉल्टर हो और वो आपको पैसे नहीं देते हों। रीज़न? उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। 2 साल होगा ऑडिट नहीं किया,
उनका एज ऑन करेक्ट अमाउंट क्या है, कुछ पता नहीं है। आप बस बोल रहे हो मंथली पेमेंट करते जाओ, उनको ना तो बिल मिलता है, ना तो रिसीट मिलता है, ना ही पूरे साल का खर्चे का डिटेल मिलता है। कैसे कोई पे करेगा आपको? ये भी आप सोचो, डिफ़ॉल्टर पैसे क्यों नहीं देते? देयर इज़ वन रीज़न बिहाइंड दिस आल्सो। मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि सबके रीज़न यही है कि अकाउंट प्रॉपर नहीं है, बट इन सम केसेस वी आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट अगर बिल रॉन्ग होता है, अकाउंट्स नहीं होता है, तो कुछ मेंबर पेमेंट नहीं देते हैं सोसाइटीज़ को, बिकॉज़ दे नीड द प्रॉपर ऑडिटेड रिपोर्ट इन एवरी ईयर। ओके, और उनका वो राइट्स है कि हर एक सोसाइटीज़ का मेंबर आपसे पूरे साल का हिसाब-किताब एक्सपेक्ट करता है और एज़ पर लॉ आपको वो दिखाना पड़ेगा अगर वो आपको डिमांड करता है तो। तो जब तक ये प्रिपरेशन नहीं है, जब अकाउंट हो जाएगा तो आपके पास बिज़नेस के जितने भी ट्रांज़ैक्शन हैं रिकॉर्ड हो गए, एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट जैसा मैंने अभी बताया। तो कंपैरिज़न ऑफ रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट कंपेयर किया जा सकता है पिछले साल का खर्च, ये साल का खर्च, हमें कहाँ पे पैसे ऐड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मेंटेनेंस बढ़ाने की ज़रूरत है या मेंटेनेंस कम करने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होगा, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीज़न। दैट्स व्हाई डिसीज़न मेकिंग। तो रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इन द सेम वे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस लेजर। अभी लास्ट ईयर सिक्योरिटी पे कितना खर्च हुआ, ये साल कितना हुआ, हाउसकीपिंग पे कितना खर्चा लास्ट ईयर था, ये साल कितना है। जब तक आप अकाउंट नहीं करोगे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज मेंबर का ट्रस्ट। जब आप एवरी ईयर ऑडिट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर बहुत सारी सोसाइटीज़ में मंथली भी डिस्प्ले किया जाता है नोटिस बोर्ड पे, बहुत सारे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्वार्टरली डिस्प्ले किया जाता है। और जो सोसाइटी बहुत ही प्रॉपर है, मंथली मीटिंग में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अप्रूव करके लिया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपके सोसाइटीज़ में जो अकाउंट्स है, वो होना चाहिए। और दोस्तों, एक दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत सारी सोसाइटीज़ में होती है, अकाउंट या इंटरनल ऑडिटर जब भी आप सिलेक्ट करते हैं, तो एक्सपर्टीज़ आप ढूँढिए, एक्सपर्टीज़। आप पैसे मत देखिए, पैसे में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि एक कोटेशन 200 का है, एक 1800 का है, एक 2500 का है, तो वो 1800 वाले को नेगोशिएट करके कोशिश करते हैं 1500 में काम हो जाए। बट आप उसकी एक्सपर्टीज़ देखिए, वो 1500 रुपए में क्या काम कर रहा है, वर्क आप स्कोप चेक करिए, क्या-क्या वो आपको सर्विसेज़ दे रहा है और उसका नॉलेज क्या है बाय-लॉज में, उसका एमसीएस एक्ट में, सोसाइटीज़ रूल एंड रेगुलेशन में वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद, वो 200 रुपए बचाने के लिए आप सोसाइटीज़ का साइड बाय साइड बहुत सारे लॉस करते हैं। कैसे करते हैं? अब अकाउंटिंग के लिए आपने एक बंदे को ढूँढ लिया, भाई फ्रीलांसर है, चलो कम पैसे में करके दे रहा है, करके दे दिया। सोसाइटीज़ में कंप्लायंस है, बाय-लॉज है, उसमें किसी तरह की हेल्प वो नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ उस एरिया का, सिर्फ़ अकाउंट का नॉलेज है। तो आप किसका लॉस कर रहे हैं? सोसाइटीज़ का। क्योंकि सोसाइटी को बीच-बीच में कभी-कभी भी सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शन करना है, तो दे शुड फॉलो द एमसीएस एक्ट, बाय-लॉज, रूल, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो आप जिसको भी इंटरनल ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं, दैट ही शुड बी एक्सपर्टीज़। अभी मैं आगे एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कैसे लोग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बनाते हैं। ओके? तो ये एक ध्यान रखिए, जब भी सेलेक्ट करिए तो ₹200 बचाने के लिए सोसाइटी का लॉस मत करिए। वो पैसा ₹200 सोसाइटी ने आपको दिया है कि सोसाइटी मेंटेन करना है। मेंटेनेंस चार्ज मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, पैसे को सेव करने के लिए नहीं। अभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है, हम लोग उसी फील्ड में हैं तो मालूम है, एफडी में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बट आप बिल्डिंग में इंटर करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बिल्डिंग में नहीं, किसी चाल में आप डू नॉट टेक इन अनदर वे, बट इट्स अ फैक्ट कि आप इंटर करोगे तो उस सोसाइटी में आप फ्लैट आप खरीदने के लिए भी कोई बेचेगा तो आप खरीदोगे नहीं, वापस उधर से निकल के वापस आ जाओगे, बिकॉज़ सोसाइटी कमिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बिल्डिंग को कैसे मेंटेन करते हैं। एफडी में 10 लाख पड़ा है, बट सोसाइटी में क्लीनिंग नेक्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अब आप सोच लो, वो मेंटेनेंस चार्ज आप किस लिए ले रहे हो? बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। तो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए आप चार्ज ले रहे हो, तो प्रॉपर मेंटेन करके रखिए कि बिल्डिंग इतनी सुंदर दिखे कि जब भी आप अपना फ्लैट सेल करने जाएँ, तुरंत सेल हो जाए। ओके? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों,
साइड बाय साइड मैं बीच-बीच में ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ एज़ पर आवर एक्सपीरियंस एंड बट आवर मेन मोटिव इज़ द व्हाट बायलॉज एंड एमसीएस एक्ट सेज अबाउट द अकाउंट एंड ऑडिट। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं एज़ पर बायलॉ नंबर 141 एंड 142। अगर आपके पास बायलॉज की बुक होगी तो आप चेक करिए, नहीं है तो मेरी वेबसाइट्स में जाइए, बायलॉज सेक्शन में पूरे बायलॉज मेंशन किए हुए हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से मॉडल बायलॉज। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है वाउचर्स अलोंग विद बिल्स रिलेटिंग देयर टू अरेंज इन ऑर्डर टू एंट्रीज इन कैश बुक एंड जनरल काउंटर फाइल्स ऑफ और चेक इशूड बैंक books of accounts prepared by society, audit memo received by statutory auditor with rectification reports, audit report received from internal auditor, cash book and the personal ledger counterfoil of all the challans for credit of amounts into the bank, sinking fund register, investment register, general register, audit rectification register। दोस्तों जैसे ऑडिट रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया गया, अगर आपने एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिटर नहीं लिया हुआ है या ऑडिटर नहीं लिया है तो आपका ये वो फॉर्म तो कभी बनाते ही नहीं होंगे। दैट ऑल ऑडिटर्स साइन विद नो ऑब्जेक्शन एंड नो सजेशन, देन ऑडिट के लिए रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसा तो किसी सोसाइटीज़ में नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्शन ना हो बैलेंस शीट में या कोई सजेशन ना हो ऑडिटर की तरफ से। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपका इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में, तो आपको सब प्रॉपर करके देगा, अदरवाइज़ आप वो ₹200 बचाएँगे और साइड बाय सोसाइटीज़ का लॉस करेंगे। जैसे टीडीएस रिलेटेड कुछ इश्यू होते हैं। टीडीएस एवरी सोसाइटीज़ को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए वेंडर्स के, जिन भी वेंडर के 30,000 से ऊपर के वन टाइम के पेमेंट जाते हैं या ईयरली 1 लाख के ऊपर का पेमेंट हो जाता है, तो देयर आर अ डिडक्शन ऑफ टीडीएस 1% और 2% एज़ पर द लॉ। बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी को ऑडिटर्स इंटरनल ऑडिटर्स को मालूम नहीं, ना तो वो सजेस्ट करते हैं, ना तो कमिटी के पास नॉलेज है, वो फाइल करते नहीं। फिर टीडीएस आपका अगर बैंक के एफडीज पे कटता है, वो बैलेंस शीट में वैसे ही पड़ा रहता है, टीडीएस रिसीवल कंटिन्यू चला आ रहा है, आप आईटीआर फाइल नहीं करते, टीडीएस आपको रिटर्न कैसे आएगा? तो ये सारी चीज़ें जो कंप्लायंस रिलेटेड है, वो आपको करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ सोच के बनाया हुआ है, ऐसे ही रूल रेगुलेशन लॉ नहीं बनाए गए हैं, बहुत एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट आता है बायलॉज नंबर 143। तो 143 में क्या बताया गया? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ रिकॉर्ड। तो दोस्तों एज पर द बायलॉज नंबर 143 इट इज द सेक्रेटरी रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज और मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रजिस्टर एज पर द बायलॉ नंबर 141 एंड 142 में जो भी चीजें बताई गई वो सेक्रेटरी को मेंटेन करना है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सेक्रेटरी क्यों मेंटेन करेगा? इट्स रिलेटेड टू द ट्रेजरर। यस, डेफ़िनेटली ये जो जॉब्स है अकाउंट रिलेटेड, ये ट्रेज़रर को मेंटेन करनी चाहिए। बट इन केस ट्रेज़रर नहीं मेंटेन कर रहा है, तो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंटायर सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी को ये चीज़ें करके लेनी है, चाहे ट्रेज़रर से करके ले या अदर कमिटी मेंबर से ले करके ले, ये सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की है, उसको जवाबदेही बनती है। इसके लिए उसको वो काम करा के लेना है, चाहे ट्रेज़रर से करा के लो या फिर किसी दूसरे कमिटी मेंबर से या इंटरनल ऑडिटर से या किसी से भी। तो इट्स सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों एज पर द बायलॉ नंबर 146 ए, विद इन 45 डे ऑफ क्लोज ऑफ एवरी कोऑपरेटिव ईयर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आपका रेडी होना चाहिए और रेडी होकर के कमिटी मीटिंग में अप्रूवल के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका 45 डेज के अंदर बैलेंस शीट रेडी हो जाती है तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है, कुछ भी एरर है, डिफेक्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए कमिटी मीटिंग में डिस्कशन, देन अप्रूवल, अगर मॉडिफिकेशन है या डिफेक्ट है तो वो सॉल्व करके फाइनल बैलेंस शीट आपको एजीएम के लिए आपके पास एक टाइम होता है। तो इसके लिए 45 डेज का एक टाइम दिया गया है जिसके अंदर आपका बैलेंस शीट एंड फॉर्म में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड फॉर्म में रेडी होकर के कमिटी में एक अप्रूवल के लिए आ जाना चाहिए। उसके ही बिहाफ में एमसीएस एक्ट 1960 81 में भी सेम बताया गया है कि द सोसाइटी शैल बी कॉज टू बी ऑडिटेड इट्स अकाउंट एट लीस्ट वंस इन ईच फाइनेंशियल ईयर
also cause it to be completed within the period of 4 months from the close of financial year. It means कि एमसीएस एक्ट 1960-81 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, डिटेल में आप वहाँ पे जाके रीड करिए कि जो भी हमारा सोसाइटीज का अकाउंट है एवरी फाइनेंशियल ईयर में विद इन 4 मंथ ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 मंथ मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, टिल जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड देन आप अपना जो एजीएम है अगस्त, सितंबर 30 सितंबर के पहले तक प्लान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमसीएस रूल 61। एमसीएस रूल 61 एज पर एमसी इन 1961 के हिसाब से जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आपका एंड फॉर्मेट में होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जब भी आप अकाउंटिंग प्रॉपर करेंगे तो आपके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंस के लिए मीन्स गवर्नमेंट कंप्लायंस जो बोला जाता है कि एवरी ईयर जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो हमें ये सारी चीजें रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है, इधर ऑनलाइन इधर द ऑफलाइन। तो बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द शेड्यूल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड द डेड स्टॉक्स। तो दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एवरी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए। अब आते हैं बैलेंस शीट की। जब मैंने एंड फॉर्मेट बोल रहा हूँ तो एंड फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस शीट आपका एंड फॉर्मेट मतलब कि जो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का जो डिटेल्स है इस तरह का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में मेरे पहले के भी वीडियो में मैंने बैलेंस शीट को कैसे देखना है, कैसे रीड करना है और कैसे क्या क्वेरी कर सकते हैं, ये मैंने बताए हुए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरा बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दिखाया क्योंकि ये टॉपिक आ गया तो कि एंड फॉर्मेट बैलेंस शीट क्या होती है और आपको इसमें क्वेश्चन कैसे करना है एक बार फिर से वापस से मैं बता देता हूँ। जैसे कैश इन हैंड, असेट साइड में कैश इन हैंड लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है। अब यहाँ पे लॉ आ जाता है 1500 से ऊपर का ट्रांज़ैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये और पेटी कैश का जो है 5000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए क्लोजिंग डे में। तो आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका अगर आपको डाउट है तो कैश इन हैंड का आप लेजर डिमांड कर सकते हैं कमिटी से, वो आपको दिखा सकते हैं। और नहीं भी रहेगा तो वो अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ रहेगा ऑडिट रिपोर्ट में तो इसका सजेशन में भी ये रिमार्क में ऑडिटर ने डाला रहेगा अकॉर्डिंग फॉर द पेटी केस। ओके, अब नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आपके सोसाइटीज का जो भी बैंक है लास्ट ईयर क्लोजिंग कितना था, इस साल कितना क्लोजिंग है। अब इसमें भी डिफरेंस दिख रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई जो प्रॉफिट या सरप्लस आया वो लगता है कि प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हुआ इन अपने फंड्स में, क्योंकि लास्ट ईयर क्लोजिंग इतना था, इस साल क्लोजिंग का डिफरेंट अमाउंट ज़्यादा है। तो जो सरप्लस आते हैं उसको प्रॉपर रिजर्व फंड्स में हमें सेटल करना चाहिए। वो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसका भी एक लॉ है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ सरप्लस को आप कौन से फंड में आपको रिजर्व रखना है। ठीक है? तो आरडीसीसी बैंक का लास्ट ईयर का कितना था, इस साल कितना हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मेंबर आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। अब यहाँ पे मेंबर आउटस्टैंडिंग की लिस्ट आ गई तो आपको ये इसकी एनेक्सर भी बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है एनेक्सर ना हो। अब बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऑडिट में मैंने देखा है जो हमारे पास आती है प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड रिपोर्ट, उसमें एडवांस और इसकी आउटस्टैंडिंग की लिस्ट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं होता है उनका। मीन्स देयर आर अ प्रॉब्लम इन अकाउंट्स। उनका क्लोजिंग ईयर उनका क्लोजिंग जो है कि मेंबर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस मैच नहीं होता है उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंड एक्चुअल बैलेंस शीट में। तो वो अनेक्सर ही नहीं लगाते कि उनको क्वेरी आ जाए कि भाई लिस्ट में इतना है और बैलेंस शीट में इतना है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। जब भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसमें मेंबर्स आउटस्टैंडिंग का अनेक्सर ऑडिट रिपोर्ट में अलग से होना चाहिए और एडवांस का अलग से होना चाहिए। अब ऑडिटर के बारे में या अकाउंट्स फर्म के बारे में क्या बोला जाए? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि कमिटी के पास नॉलेज नहीं है और वो बस बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फाइनल उनको पकड़ा देते हैं और ऑडिट रिपोर्ट में भी लगा देते हैं। बट इसके ऊपर
क्वेरी आना चाहिए, इसका जो एनेक्सर है वो हमें दिखाना चाहिए जनरल बॉडी मीटिंग में, और वो आपको मैच भी करना चाहिए। कमिटी मीटिंग में जब ये अप्रूवल के लिए बैलेंस शीट आती है, उस समय ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए, दैट इज़ मैचिंग और नॉट मैचिंग। ओके। एंड यही फ़र्क पड़ता है जब भी आप अपना इंटरनल ऑडिटर एंड ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप सेलेक्ट करते हैं, तो नियर बाय में या तो दूर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अकाउंट्स का काम किधर से भी हो जाता है, बट एक्सपर्टीज़ सेलेक्ट करिए, एक्सपर्टीज़, जो कि आपको प्रॉपर काम करके दें। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही बड़े हमारे ऑडिटर हैं, नाम नहीं लूँगा उनका। ये ऑडिट बैलेंस शीट उन्होंने कैसे बनाया, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम, तो कि आप भी अपनी सोसाइटीज़ की जब ये बैलेंस शीट चेक करें, तो आपको भी समझ में आ जाए। वहाँ पे कितना बड़ा ऑफ़ेंस या बोल सकते हैं फ़ाइनेंशियल फ्रॉड किया रहेगा, आई डोंट नो, बट हुआ है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी देखिए, ऊपर असेट्स चेक किया, कैश एंड बैंक, नीचे करंट असेट, मतलब कि जो आपका मेंबर्स के आउटस्टैंडिंग है, एंड द लोन एंड एडवांस आ गया। देन फिक्स असेट में आप चेक करिए लास्ट ईयर के, अगर असेट है सीसीटीवी कितना था, इस साल में कितना है, अगर कुछ भी एडिशन नहीं हुआ तो अमाउंट विल बी सेम, एंड द आपका जो भी डिप्रिसिएशन लेस हुआ है वो डिप्रिसिएशन लगेगा। दोस्तों, ये बैलेंस शीट सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट है, एक्चुअल मत समझिएगा अगर डिप्रिसिएशन या फिर कुछ अदर चीज़ें लगाई हुई हैं तो। हाँ, मैं आपका आता हूँ इस पॉइंट पे, लिफ्ट पे, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में कुछ भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, और राइट साइड में 1 लाख 50 लाख का लिफ्ट डाल दिया है। अब इसकी स्टोरी ऐसे हो सकती है, जहाँ पर भी ये चीज़ हुई है, तो इसमें 2 केस होता है। या तो नया आपने लिफ्ट खरीदा, लिफ्ट एसेट बना, तो दैट नोन बाय द ऑल द सोसाइटी मेंबर, सोसाइटी में जितने मेंबर हैं सबको मालूम हुआ कि हाँ, ये साल में ये नया हमारा एसेट आया हुआ है, लिफ्ट आया हुआ है। और नहीं आया है तो आपको इस पे क्वेश्चन करना चाहिए, भाई ये पिछले साल तो नहीं था, इस साल ये लिफ्ट कहाँ पे और आया हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। एसेट मीन्स कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें खरीद के आती हैं सोसाइटी के यूज़ के लिए, वो एसेट होता है। एसेट आपको भी मालूम होगा, वी जनरली यूज़ इन आवर डेली लाइफ, कि सीसीटीवी, लिफ्ट, फर्नीचर, टेबल, दैट ऑल इज़ द एसेट। तो अब यहाँ पे जब ये एसेट लेफ्ट साइड में अमाउंट नहीं, राइट साइड में इतना बड़ा अमाउंट आ गया, तो ये कहाँ से आ गया? ओके, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो अगर इस साल लिया हुआ है, तो वो सारे सोसाइटी के मेंबर को मालूम है कि हाँ, ये इस साल आया हुआ है, इसलिए लास्ट ईयर में अमाउंट 0 है। लेकिन इस साल आया ही नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो फिर आप सोचो कि बहुत बड़े फ़ाइनेंशियल इसमें गड़बड़ी हुई है। अब वो कैसे समझ में आएगी, वो आपको नहीं समझ में आएगी, जब भी आप पूरा लेजर देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। अब यहाँ पे हुआ ये था, ये सोसाइटी का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस था, उन्होंने 10 लाख के एक्सपेंसेस किए, विदाउट एनी जनरल बॉडी, विदाउट एनी कमिटी मीटिंग अप्रूवल, विदाउट जनरल बॉडी अप्रूवल, एंड विदाउट एनी कोटेशन। अब वो क्यों हुआ? अब आप समझ सकते हो कि एक्सपेंसेस हुए हैं, बिल्स नहीं है, वाउचर्स नहीं है, जनरल बॉडी नहीं है, लाख-लाख के ऊपर के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो सोसाइटी का जो प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो लॉस में दिख गया। द 10 लाख लॉस। अब वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, लोग पूछते हैं इस साल सोसाइटी लॉस में क्यों हुआ? तो उन लोगों ने क्या किया? अब इसमें क्या किया उन लोगों ने, जो लॉस था, उसको अकाउंटिंग में हम लोग एडजस्ट कर देते हैं अमाउंट, तो उसने क्या किया, उसको प्रॉफिट दिखा दिया, और जो बैलेंस अमाउंट किधर न किधर तो एडजस्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग में, वो इधर बैलेंस शीट में एसेट में डाल दिया। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बिल्कुल रॉन्ग है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्ट कर रहे हो, वो आप एसेट बना दे रहे हो, जो एसेट एक्चुअल में है ही नहीं। आपको जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा कि ये एसेट सोसाइटी में किधर आया है। अगर नहीं दे सकते तो दैट इज़ क्रिमिनल ऑफेंस, फाइनेंशियल ऑफेंस। ये लिफ्ट आपने इधर खड़ा कर दिया जो कि खरीदा ही नहीं सोसाइटी ने। लॉस को आपने छिपाया क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि सोसाइटी का अगर इस साल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, इट्स ओके। अगर इस बार कुछ बड़े मेजर रिपेयर खर्च हो गए, 4 लाख का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, लॉस हो गया। लेकिन उसको छिपाने की क्यों ज़रूरत है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, छिपाया क्यों जा रहा है लॉस को? मतलब वहाँ गड़बड़ी है। तो यहाँ पे उसने ऑडिटर एंड कमिटी ने मिलके उसको छिपा दिया, लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से, और बैलेंस शीट में लिफ्ट खड़ा कर दिया। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया।
बिल्डिंग में किधर लिफ्ट आया नहीं नया और यहाँ पे बैलेंस शीट में लिफ्ट दिख गया। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन करना। जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपको समझेगा ही नहीं कि कमिटी ने क्या किया है और ऑडिटर ने क्या किया। वो दोनों तो अंडरटेकन मनी लेकर के साइन करके दे दिया। इसमें तो ऑडिटर ऑडिटर जो कि आई थिंक 50 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको शर्म भी नहीं आई होगी। मैं तो ऐसा ही वर्डिंग करूँगा कि उन्होंने ये ऑडिट पे साइन कैसे किया? उनका तो पैनल नंबर जब्त कर दिया जाना चाहिए। अगर किसी मेंबर ने कंप्लेंट किया हो, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो पैनल नंबर जब्त कर दिया जाना चाहिए। जब भी उनको ये मालूम नहीं है कि इनफॉर्म बैलेंस शीट क्या होती है, जस्टिफिकेशन किधर है, लिफ्ट किधर है, वो लॉस इसमें क्यों एडजस्ट किया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी जगह सोसाइटीज़ में होती हैं। आपको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा और सोसाइटीज़ के पैसे लोग खाते रहेंगे। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही होशियारी से समझना है और इसमें समझने के लिए बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रीड कैसे करते हैं, मेरा पीछे का वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं सेम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में कि ये एंड फॉर्मेट क्या होता है। इसमें भी एंड फॉर्मेट में इसीलिए बनाया गया कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की हम कंपैरिजन कर लें और डाउट होता है तो क्वेरी करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह के बैलेंस शीट में अगर आपको फ्रॉड समझ में आता है, तो आप उसको सीधा रिजेक्ट ही करिए, अप्रूव करने ही मत दीजिए जनरल बॉडी में और एक्शन लीजिए कमिटी के खिलाफ और ऑडिटर के खिलाफ। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कंपेयर कैसे करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना हुआ, दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस, देयर आर नो क्वेश्चन। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन आपको क्वेश्चन करना है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया। ड्रेनेज का जैसे लास्ट ईयर 6000, इस साल 5000, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग अलाउंस पिछले साल 2000, इस साल 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिडको सर्विस चार्ज पिछले साल 24, इस साल 76। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ये चार्जेज इतना डिफरेंस क्यों हो गया? इस साल क्यों इतना ज़्यादा चार्ज हुआ? ये जस्टिफिकेशन आपको सोसाइटी से, कमिटी से, जनरल बॉडी में पूछना चाहिए कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड चाहिए इसका। क्यों इतना डिफरेंस है? तो ऐसे ही आप कंपेयर करके बस क्वेश्चन करिए और उसको सोसाइटी ऑफिस में जाकर के चेक करिए कि ये इस साल इतना खर्चा क्यों हो गया? और पिछले साल नहीं था तो इस साल अगर हो गया तो वो कौन-सी जनरल बॉडी में, अगर खर्चे 1 लाख के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है एज़ पर द बाय-लॉज़, तो कौन-सी जनरल बॉडी में अप्रूवल था उसका, कौन से मैनेजिंग कमिटी में अप्रूवल था उसका खर्च करने के लिए। तो रिज़ॉल्यूशन कब पास हुआ, क्या रिज़ॉल्यूशन था, वो सारी चीज़ें आप चेक करिए कि बिना मीटिंग के, बिना अप्रूवल के सोसाइटी कमिटी खर्च नहीं कर सकती। तो ये सारे जो सजेशन एंड मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा किधर चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एज़ पर बाय-लॉ नंबर 146। तो दोस्तों एज़ पर बाय-लॉ नंबर 146 जैसे मैंने बताया, आपका एजीएम आपका टाइम पे होना चाहिए और टाइम पे एजीएम होने के बाद आपका जो फाइनल सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है एंड एनी अगर कुछ बाय-लॉज़ अमेंडेड हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करनी होती हैं। ओके? तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय लॉ नंबर 151। और एजीएम का जो एक इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट, वो बहुत सारी सोसाइटी करती नहीं है। बाद में वो बैक डेटेड कुछ तो लेटर हेड पे लिख के दे देती है, दैट इज रॉन्ग। आपको ये हर एक साल जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें एक एजेंडा होना चाहिए ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है? उसके बिना वो इल्लीगल है, वो जनरल किसी स्पेशल जनरल बॉडी में नहीं किया जा सकता, वो जनरल बॉडी का एजीएम का ही सब्जेक्ट है, तो वो एजीएम में ही उसको लिया जाना चाहिए कि ऑडिटर हम अपॉइंट कर रहे हैं, नाम क्या है, उसका रिम्यूनरेशन कितना दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक रिज़ॉल्यूशन में पास होना चाहिए। ओके, जैसे इसमें मैंने बताया रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर तो अपॉइंटेड शैल बी डिसाइडेड बाय जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। ऑडिटर का नाम, उसका कितना साल का हमारा 1 साल में जो जो भी ऑडिट फीस है, वो सारी चीज़ें हमारा पास होनी चाहिए जनरल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड फॉर द ऑडिट एज़ पर बाय-लॉ नंबर 152। तो बाय-लॉ नंबर 152 में भी वही बताया गया कि सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बिल्स हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स हैं,
वो सारे हमें रिप्रेजेंट करना है इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को फॉर द ऑडिट। ओके, तो ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ट्रेजरर को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रेडी हैं ऑडिट के लिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, बायलॉ नंबर 153। तो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है उसके बारे में बायलॉ नंबर 153 में आप पढ़िए, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी and internal auditor, the secretary of the society shall prepare draft audit rectification report on the objection raised and suggestion made in the audit rectification report in form O prescribed under Rule 73 MCS Rule 1961 and in place same before the meeting of committee held next the date of receipt of the audit report for its approval. The audit rectification report should be done by the committee within the 3 months from the date of audit report. The committee shall submit audit rectification report to the registrar and annual general body meeting of society. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरली होती नहीं है बट सबको करना चाहिए। जब ऑडिट रिपोर्ट आ गई उसमें जो भी ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रेज किए गए हैं वो हमें ओ फॉर्म का एक फॉर्मेट है, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ओ फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसमें ओ फॉर्म को फिल करना होता है एंड क्या स्टेप्स लिया गया उसके रेक्टिफिकेशन के लिए वो लिखना होता है। कौन सी कमिटी का कौन सी कमिटी मीटिंग में वो अप्रूव हुआ उसका रिजोल्यूशन एंड डेट लिखना होता है। एंड वो ओ फॉर्म का जो फॉर्म है वो हमें ऑडिट रिपोर्ट के डेट के विदिन 3 मंथ रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होता है और वो जनरल बॉडी में भी हमें प्रेजेंट करना होता है। तो ये एक फॉर्मेट है एंड ये एक हमारा जनरल बॉडी का एक एजेंडा भी होना चाहिए, जो कि जनरली सोसाइटी करती नहीं, लेकिन एक एजेंडा ये भी लिया जाना चाहिए, सबमिशन ऑफ ओ फॉर्म एंड व्हाट एक्शन टेकन फॉर द प्रीवियस मतलब प्रीसीडिंग ईयर्स के जो ओ फॉर्म थे उसके रेक्टिफिकेशन हुए कि नहीं हुए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए डिटेल में, जो कि जनरली एजीएम में होती नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम जनरल बॉडी में डिस्कस नहीं करते हैं। जनरल बॉडी में डिस्कस करते हैं कि हाउसकीपिंग काम नहीं कर रहा, सिक्योरिटी का बराबर नहीं है, क्लीनिंगनेस नहीं है, लीकेज है, ये वो दुनिया भर के चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे, लड़ाई झगड़े, बट जो मेन इम्पोर्टेंट फिनांस रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोग को जो भी जनरल बॉडी के मेन एजेंडा है उसके लिए भी मैं दूसरे एक वीडियो बनाया हूँ, आप वो चेक करिए। वो मेन एजेंडा हमारा डिस्कस होना चाहिए प्रॉपरली एंड आप खुद इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट रीड करिए, उसमें क्वेश्चन रेज करिए प्रॉपर कि उसका कंक्लूजन सामने आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, जो खर्चे हुए हैं बराबर हुए हैं, एज पर लॉ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके ऊपर आपको टाइम देना चाहिए हर एजेंडे पे जो भी फिनांस रिलेटेड चीज़ें हुई हैं। ओके, इन द सेम रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में एमसीएस एक्ट 1960 सेक्शन 82 में बताया गया है, सोसाइटी शैल विद इन 3 मंथ of the date of audit report explain to the registrar the defects on the irregularity pointed out by auditor and take steps to rectify the defects and remedy irregularity and report to the registrar the action taken by it thereon। तो सेम जैसे बायलॉज में बताया गया एमसीएस एक्ट 1960 सेक्शन 82 में भी उसके बारे में बताया गया है। अगर ये नहीं होता है तो दिस इज आल्सो कम्स अंडर वन ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 75 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। जैसा मैंने बताया कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का मेन जो हमारा एजेंडा और इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है कि हमारा जो सोसाइटी का ये ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए एंड रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट एज पर 75 टू सबसेक्शन 7 में बताया गया रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में एंड नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल बजट है वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें एमसीएस एक्ट में बताई गई हैं। अब यहाँ पे एक समरी दे दिया मैंने, अगर आपको कभी भी लगे कि अकाउंट रिलेटेड हमें बायलॉज में कौन-कौन से बायलॉ नंबर हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बायलॉज से रिलेटेड कि अकाउंट से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन से बायलॉज नंबर में बताई गई हैं। इन द सेम वे एमसीएस एक्ट आपको रिफर करना है तो वहाँ पे आपको मेनली जो 81 एंड 82 ऑडिट एंड ऑडिट रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है
एंड अदर सेक्शंस भी हैं जो रिलेटेड टू अकाउंट्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सोसाइटीज़ के मेंबर्स में जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनको सोसाइटीज़ के रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।